यूज्ड कार लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके रिगार्डिंग आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको सारी तमाम चीज़ें बताई जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, कैसे देखना चाहिए, कैसे आप जज कर सकते हो कि गाड़ी कितनी चली हुई है, कितनी पुरानी है। वो सारी बातें अपनी जगह ठीक है और बहुत सारी चीज़ें वैलिड है, उनमें से कोई दिक्कत नहीं है। और मैं वही सेम चीज़ें आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप एक यूज्ड कार लेने का सोच रहे हैं और उसको आप पूरी तरीके से चेक भी कर लेते हैं, उसके बावजूद भी आपके साथ क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या इशू आ सकता है, इस वीडियो में हम उसके बारे में ज़रा बात करेंगे। क्योंकि ये चीज़ें वो होती हैं जो बहुत कम लोग आपको बताएंगे और डीलर्स तो ऑफ कोर्स आपको ये चीज़ें बताने नहीं वाले हैं, और ना ही मैं कहूँगा आपका मैकेनिक आपको इस बारे में बताएगा। अगर आपके रिलेशंस चाहे मैकेनिक से कितने भी अच्छे हों, कुछ भी हो, लेकिन आप कैसे 200% श्योर हो सकते हैं कोई भी यूज्ड कार लेने से पहले कि यार मैं उसको किस बिहाफ पे कैसे चेक कर सकता हूँ कि मुझे कोई भी मेजर खर्चा फ्यूचर में फेस ना करना पड़े। क्योंकि मुझे ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस रहा है और मैं सोचता हूँ कि अगर एक ऑटोमोटिव चैनल होने के नाते मैं आपसे वही चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस की है, और कैसे आप उन चीज़ों से बच सकते हैं और कैसे एक बड़ा खर्चा होने से आप बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एटलीस्ट यार 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए। क्योंकि व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम हैं और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं कंटेंट को, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मेरे को और हौसला मिलता है ऐसा कंटेंट आपके साथ शेयर करने का, लाने का। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग बात करते हैं इस पर्टिकुलर सफारी के बारे में। तो कहानी ये शुरू होती है तब से जब मैं एक बच्चा हुआ करता था 10th क्लास में, और उस समय से ही परिवार में सफारी गाड़ी ओन करते थे कोई हमारे रिलेटिव्स। तो हमने देखा उनको, और मुझे उस समय से ही गाड़ियों का बहुत शौक़ था, शुरू से ही, बचपन से ही। और टाटा सफारी को कौन नहीं जानता है, और कह सकते हैं 90s किड्स के लिए तो एक ये बहुत फीलिंग वाली चीज़ है कि टाटा सफारी ओन करना, और ये एक सपना होता है। तो वही सपना मुझे पूरा करना था। गाड़ी हम 6-7 गाड़ियाँ पहले भी ओन कर चुके थे, लेकिन वो सभी या तो सेडान थी या हैचबैक थी, बट कभी भी एसयूवी हमने ओन नहीं की थी। तो मेरा ये मोटिव था कि मैं अगर कोई यूज्ड कार परचेज़ करता हूँ तो वो हैचबैक नहीं होगी, क्योंकि हैचबैक ऑलरेडी घर में है और सेडान भी है। तो मुझे एक प्रॉपर एसयूवी ही चाहिए थी, और मेरा बजट, मैं उस पर बजट बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता था। तो 5 लाख रुपए तक का मेरा बजट था। उसी बजट में मुझे गाड़ी देखनी थी, और उसी बजट में अपनी सफारी बहुत अच्छे से फिट होती है। और सफारी के बारे में मार्केट में आपने सुना ही होगा कि कई लोग बोलते हैं कि यार सफारी का बुढ़ापा ख़राब है, सफारी की रीसेल वैल्यू नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत बातें आपने सुनी होगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, गाड़ी चाहे कोई सी भी हो और चाहे कोई सी भी कंपनी की हो, और उसका आप इससे जज नहीं कर सकते कि यार मार्केट में क्या बोलते हैं लोग, इसकी वैल्यू नहीं है, इसका वो नहीं है। नहीं, आप एग्जांपल ले सकते हैं पोलो का। पोलो जब गाड़ी बन के आती थी तब इंडियंस ने उसकी वैल्यू नहीं करी, लेकिन जब वो गाड़ी बंद हो गई, जब वो गाड़ी ऑलमोस्ट चली गई यहाँ से, तब लोगों को लग रहा है, सेकंड हैंड ढूंढ रहे हैं, उसको बनवा रहे हैं, उसको चला रहे हैं, तब लोगों को सब चीज़ बढ़िया लग रही है, तब लोगों को कोई इशू नहीं लग रहा, कोई रिलायबिलिटी का इशू नहीं लग रहा, कोई सर्विस का इशू नहीं लग रहा। और लेकिन वही चीज़ है, जब मार्केट में चीज़ रहती है तब उसकी वैल्यू नहीं होती है, और जब चली जाती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। लोग कहते हैं कि यार काश वो चीज़ वापस आ जाए, बट ऐसा होता नहीं है। आज की डेट में आप कोई भी प्रॉपर एसयूवी लेने जाओ, आपको पता है 7 सीटर गाड़ी लेने के लिए आपको कम से कम 20 लाख रुपए खर्च करने ही पड़ेंगे, तब जाके आपको ठीक ठाक मॉडल मिलेगा, ठीक ठाक गाड़ी मिलेगी। तो मुझे वही चीज़ ध्यान में रखते हुए अपनी पूरी फैमिली के लिए एक ऐसी 7 सीटर गाड़ी लेनी थी जो मेरे बजट में भी हो और जो रियल एसयूवी हो यार। ऐसी नहीं हो फ्रंट व्हील ड्राइव, ये सब नहीं। टाटा के पास आज खुद के पास में रियर व्हील ड्राइव गाड़ी नहीं है, कितनी बड़ी बात है। और ये गाड़ी उस समय में, मैं कह रहा हूँ, ये 2013 का मॉडल है, और ये गाड़ी लगभग 2005, 6, 7, 8 तक चलती थी बढ़िया। इससे जो पहले मॉडल आता था, हालांकि उसमें कई सारी कमियां भी थी, बट उस समय में जो प्रीमियमनेस और जो फीचर्स और जो पावर ये गाड़ी ऑफ़र करती थी, मैं कह रहा हूँ आज भी ये अनबीटेबल है इस प्राइस में। ये गाड़ी उस समय 9 लाख रुपए एक शोरूम आती थी बेस मॉडल,
लेकिन आज आपको 9 लाख रुपए के अंदर देखने जाओगे तो एक 5 सीटर पेट्रोल भी ठीक ठाक गाड़ी नहीं मिलेगी, उसका भी ढंग का मॉडल लेने के लिए आपको 10 के ऊपर जाना पड़ेगा। तो वही सोच रखते हुए मैंने भी गाड़ी ढूंढना शुरू किया। और हालांकि मैंने गाड़ियाँ बहुत सारी ऐसी देखी जो मतलब छोटे सेगमेंट की थी, बड़ी नहीं थी गाड़ी, क्योंकि एकदम से ये था, मेरा कोई प्लान ऐसा नहीं था कि एकदम सफारी लेनी है, मेरे को कोई स्टक नहीं था सफारी के ऊपर में। लेकिन लकीली ऐसा हुआ कि मुझे एक दो बार मौका मिला सफारी को इसको चलाने का, तो मुझे बड़ा फील आया इसमें कि यार वास्तव में गाड़ी एक नंबर है। तो मैंने कहा लोग चाहे कुछ भी कहे, इसको एक बार अपने को ओन करना ही करना है। तो मैंने सफारी ढूंढना शुरू किया। उसके बाद में मेरे पास कम से कम 5-6 सफारियाँ आई, जो कई डीलर के थ्रू थी, कुछ OLX के थ्रू थी। मैंने सारी गाड़ियाँ देखी और कई गाड़ियों को मैंने ड्राइव करके देखा। किसी में कुछ प्रॉब्लम है, किसी में कुछ प्रॉब्लम है, किसी में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम हर गाड़ी में थी, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि उसमें नहीं थी। फिर उसके बाद में मैंने ये गाड़ी एक OLX पे मैंने ये गाड़ी देखी और उसमें क्लेम किया गया था, उसमें लिखा गया था, जो एडवर्टाइज़र थे उन्होंने ये लिखा, जो सेलर थे, कि ये जयपुर की सबसे वन ऑफ द टॉप मोस्ट मेंटेन्ड सफारी है। जी हाँ, उनका ये क्लेम था इस गाड़ी को लेके। तो मैं बहुत ही ज़्यादा चौंक गया। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर ये ऐसा क्लेम कर रहे हैं, और मैंने भी गाड़ियाँ बहुत देख चुका था पहले, तो मैंने कहा एक बार ये गाड़ी भी देखनी चाहिए। तो मैंने उनको मैसेज किया, हमने आपस में बात की और मैं गाड़ी देखने चला गया। मैंने गाड़ी देखी और लिटरली बता रहा हूँ, मैंने गाड़ी चलाई और गाड़ी मतलब 2013 मॉडल होने के बावजूद भी गाड़ी इतनी साइलेंट और इतनी एक्यूरेट, मतलब ओरिजिनल OEM पार्ट्स के साथ, कोई इसके अंदर बदलाव नहीं, कोई रीपेंट नहीं, कोई डेंट नहीं, कुछ भी नहीं। इवन आप देख सकते हैं जो ये बाहर का आपको ये क्लैडिंग दिख रही है, इसका कलर भी जो ओरिजिनल है वही है। मतलब उस बंदे के पास में 4 गाड़ियाँ और थी, वो अच्छा खासा पैसे वाला बंदा था जो इसको ओन कर रहा था। खुद कांग्रेस के बड़े नेता थे उनके फादर। तो उसके बावजूद भी इस गाड़ी पे लाल बत्ती लगी हुई थी, उसने लाल बत्ती हटा के मेरे को दी गाड़ी। ये जो क्लैडिंग आप देख रहे हैं, इसका भी वही कलर है जो ओरिजिनल कंपनी से। अगर कोई मान लो छोटी मोटी अड़ गई है तो वो भी रिपेयर किया हुआ है, उसको भी चेंज नहीं किया गया है। तो जो ओनर थे वो बहुत ही हम्बल और बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में उन्होंने मेंटेन करके गाड़ी रखी थी। चारों टायर बिल्कुल गाड़ी के नए थे और मुझे गाड़ी पर्सनली देखते ही पसंद आ गई थी। और मेरे मन में कहीं ना कहीं ये प्लान बन गया था कि यार ये गाड़ी लेनी है अपने को, बढ़िया चीज़ है ये, इसका कोई। फिर उसके बाद मैंने अपने जो हमारा एक फैमिली मैकेनिक है जिसके पास हमारी सारी गाड़ियाँ ठीक होती है, उनसे थोड़ा कंसल्ट किया मैंने। उन्होंने मुझे स्ट्रेट अवे मना कर दिया कि सफारी मत लो आप, सफारी की कोई इतनी खास वैल्यू नहीं है मार्केट में, क्योंकि जो प्राइस वो कोट कर रहे थे वो भी ज़्यादा ही था मार्केट वैल्यू के हिसाब से। और मुझे लेनी थी गाड़ी और सामने वाले ने रखी थी गाड़ी। चीज़ की वैल्यू देखी जाती है, किस तरीके से उसका रख रखाव किया गया है। सिर्फ मॉडल से और सिर्फ ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से आप ये नहीं कह सकते कि यार इस गाड़ी की वैल्यू नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ऐसी बातें नहीं होती हैं। ये डीलरों वाला काम नहीं है। डायरेक्ट पार्टी से आप ले रहे हो और अगर जेन्युइन बंदे से ले रहे हो, उस बंदे ने उसको गाड़ी को प्रॉपर्ली मेंटेन किया है, कंपनी में सर्विस कराई है, वो बंदा क्यों सस्ती गाड़ी बेचेगा? आप सोचो, वो सस्ती गाड़ी नहीं बेचेगा। सस्ती वो बेचेगा जिसकी गाड़ी में खोट होगा, जिसकी गाड़ी में कुछ कमी पेशी होगी, वो बेचेगा सस्ती। तो उस बंदे ने मेरे को ये गाड़ी जिस प्राइस में कोट की, उसमें बहुत ज़्यादा कोई नेगोशिएट नहीं किया मैंने उससे, और फिर मैंने ये गाड़ी परचेज़ कर ली। ठीक है, आफ्टर मेरे मैकेनिक को विज़िट करवाया मैंने, उनको गाड़ी दिखाई, उन्होंने पूरी गाड़ी चेक की। और हालांकि मैंने भी काफ़ी 1-2 बार ट्रायल लेके सब चीज़ लेके चेक कर ली थी, उसके बावजूद भी उन्होंने चेक की और फिर मैंने ये गाड़ी फाइनलाइज़ की। अब आप लोग बोलोगे कि यार जब सारी चीज़ें सही थी, सब कुछ बढ़िया हो गया था, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आई? जी हाँ, अब हम बात करेंगे कि मुझे इसमें प्रॉब्लम आई कहाँ, और मेरे साथ में जो बहुत बड़ी एक दुर्घटना ही कहूँगा मैं, तो वो होते होते बच गई। वो कैसे बची और क्या हुआ, और आप कैसे उस चीज़ को ध्यान में रख के बच सकते हैं, या फिर आप अगर कोई यूज्ड कार लेने जा रहे हैं तो आप उसमें नेगोशिएट कर सकते हैं थोड़ा बहुत उस पॉइंट को लेके। तो वो चीज़ें मैं इसमें आपको नॉर्मल चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ कि यार ये बिडिंग उतार के देख लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। उसके लिए मैं आपको एक वीडियो और बना के दूंगा, जिस वीडियो में प्रॉपरली जहाँ पे एक्सीडेंटल गाड़ियाँ बनाई जाती हैं, ज़ीरो डेप्थ
जो गाड़ियाँ होती है इंश्योरेंस में, उनको लेके उनको पूरी तैयार किया जाता है और फिर यूज्ड कार मार्केट में बेचा जाता है। वहाँ पे मैं आपको पूरी गाड़ी दिखाऊंगा, बताऊंगा कि इस तरीके से लोग गाड़ियाँ तैयार कर रहे हैं। अगर आपको गाड़ी दे दी जाए, आप जज नहीं कर सकते। आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट हो, मैं बोल रहा हूँ, आप जज नहीं कर सकते कि वो गाड़ी पुरानी है, एक्सीडेंटल है, ख़त्म है। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उन्होंने गाड़ी को 1, 2, 3 और 4 पार्ट में डिवाइड करके रखते हैं वो लोग। मतलब अगर गाड़ी आपकी आगे से ख़त्म हो गई है तो वो सिमिलर मॉडल का एज इट इज़ OEM ला के पूरा का पूरा उसका आगे का हिस्सा पूरा का पूरा वेल्ड कर देते हैं, पूरा चेंज कर देते हैं। तो आपको कहीं जॉइंट नहीं दिखेगा, कहीं कुछ पता नहीं चलेगा आपको। आप जज भी नहीं कर पाओगे कि इस गाड़ी का, आप बोलते हो कि इसके अंदर वो आ जाएगा कि हमें यहाँ से कलर का पता लग जाएगा, उसका पता लग, कुछ भी पता नहीं लगेगा आपको, मैं बोल रहा हूँ। तो ये उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बना के वो चीज़ भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आज हम किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं एक बार गाड़ी की आपको कंडीशन दिखा देता हूँ ओवरऑल, तो आपको ही पता लग जाएगा कि यार जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ सही है कि गलत है। गाड़ी आप देख ही सकते हैं, कहीं पर भी विजिबल कोई भी डेंट या कुछ भी बड़ा मेजर कोई इसमें इशू नहीं है। एकदम क्लीन गाड़ी रखी गई है, एकदम बढ़िया तरीके से। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इसका ओवरऑल वॉक अराउंड, और एक बार अंदर से दिखाता हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा गाड़ी देख के कि यार ये मैंने करवाया। इसमें एक्चुअली इसमें फैब्रिक वाले कवर्स थे, वो मेरा शौक़ था, तो मैंने इसमें ये वाले लेदर वाले लगवाए हैं कवर्स। ये देख लीजिए आप, इसमें थोड़ा पैसा खर्चा किया है मैंने, बहुत प्रीमियम क्वालिटी के उन्होंने बना के दिए हैं, बहुत बढ़िया बजट में। ये देखिए, ये देखिए, बहुत अच्छा है इसकी क्वालिटी। और ये देख लीजिए आप, क्लीनिंग वगैरह इस तरीके से, मतलब गाड़ी आप कह नहीं सकते कि यार 2013 मॉडल है, ये है वो है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल साफ़ सुथरी, बिल्कुल साफ़ सुथरी गाड़ी है एकदम। ये देख लीजिए। तो ये जनरली इसमें कोई ज़्यादा फीचर, मुझे फीचर देखो चाहिए भी नहीं थे, मुझे गाड़ी चाहिए थी दमदार, वो मुझे मिल गई, उससे मैं बहुत खुश हूँ। तो ये है कुछ गाड़ी की कंडीशन, आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए, ये कंपनी के OEM के ओरिजिनल स्टिकर्स हैं यार, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ये देखो, ये देखो सीट के नीचे, मतलब आप बोलोगे कि ये OEM के स्टिकर्स हैं सारे, सब कुछ नया है बिल्कुल, कुछ भी इसमें ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। ये बल्कि ये तो मैंने लगवाया इसमें मैट, ये मैट मैंने लगवाया इसके अंदर, ये भी नहीं था पहले तो ये कुछ कंडीशन है गाड़ी की। तो जिसने भी गाड़ी देखी नो डाउट तारीफ़ करी, और हमारे जो मैकेनिक साहब हैं उन्होंने भी गाड़ी देखी, लेकिन उनकी एक लापरवाही की वजह से मुझे बहुत बड़ा चूना लगा, और मैं शायद अपनी फैमिली के साथ उस दिन काफ़ी मुसीबत में आ जाता। बट उनको यार, मिस्त्रियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मैकेनिक होते हैं ना उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए रोज़ का काम है, समझो आप। लेकिन आप अगर अपने लिए कोई चीज़ देख रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको ढंग से देखो, सारी चीज़ें एक्यूरेट करवाओ। तो प्रॉब्लम ये आई इसके अंदर मेरे को कि गाड़ी मैंने पूरी चेक कर ली। मैं आपको इसका एक बार बोनेट दिखाता हूँ खोल के, और इंजन की पार्ट्स और कंडीशन दिखाता हूँ। आप खुद बोलोगे बाहर से एक नट भी इसमें नहीं लगा है, सब कुछ ओरिजिनल है, जो टाटा का जैसा था एज इट इज़। ये मैंने इसका बोनेट ओपन कर दिया है, आप एक बार देख लीजिए भाई, ये देख लो, ये सारे OEM के जो भी स्टिकर्स वगैरह, ये सब कुछ कंपनी सर्विस रिकॉर्ड सब कुछ अवेलेबल है गाड़ी का, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो आप, थोड़ी सी डस्टी हो गई है, मैं गाड़ी में अंदर यहाँ पानी नहीं चलाता हूँ, तो वो डस्ट को आप इग्नोर कर दो, लेकिन अदरवाइज़ गाड़ी के अंदर बिल्कुल ओरिजिनल जो चीज़ें हैं, सारी तारें वगैरह, पाइप वाइप, सब कुछ एक्यूरेट है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देख लीजिए। अब एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है ये, और उसके लिए आप मेरे को थोड़ा सा जज मत करना, ये थोड़ा बहानाओं में बह जाता है इंसान, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन जानकारी ऐसी दूंगा कि आप याद करोगे वास्तव में ये चीज़ बताई आपने। अब प्रॉब्लम ये हुई मेरे साथ में कि भैया हमारे मिस्त्री ने सब कुछ चेक कर लिया, जो बताया जाता है कि इसकी ऑयल की डिपस्टिक को इसको निकाल के और फिर गाड़ी स्टार्ट करके देखो, ऑयल बाहर तो नहीं आ रहा, कूलेंट बाहर तो नहीं आ रहा, ये तो नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें बता देते हैं। लेकिन सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी गाड़ी का ये पार्ट, ये रेडिएटर। जी हाँ, रेडिएटर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि छोटी गाड़ियों में तो फिर भी पता नहीं चलेगा, लेकिन ये जो बड़ी गाड़ियां हैं ना सर, इनके इंजन ठंडे नहीं होते। इनको ठंडे करने के लिए बहुत पावरफुल फ़ैन की, रेडिएटर की ज़रूरत है, ये सच है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस गाड़ी का, इसको हमने इग्नोर कर दिया। कारण क्या हुआ
कि हमारे जो भाई साहब ओनर जो थे इस गाड़ी के पहले वाले, उनके पास ऑलरेडी 4-5 गाड़ियां होने की वजह से, या कह लो उनकी जो भी वजह रही हो, उनने इस गाड़ी को ज़्यादा चलाया नहीं, बहुत कम चलाया। गाड़ी मोस्टली खड़ी रही, मोस्ट ऑफ द टाइम गाड़ी खड़ी रही। तो खड़ी होने की वजह से जो लोहे का पार्ट है, जहाँ पानी जा रहा है, वहाँ पे जंग लगेगा ही लगेगा। तो इसका जो बोनेट था, ये रेडिएटर था, सॉरी, ये रेडिएटर इसका अंदर पाइप्स में पूरी उसके जंग आ चुका था और वो हो चुका था बिल्कुल चोक। जी हाँ, आप पानी चेक कर लो, आप कूलेंट चेक, भाई यही तो करेगा आदमी कि मैंने पानी चेक कर लिया, कूलेंट चेक कर लिया, वो आपकी जिम्मेदारी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अंदर से ही जब ख़राब होगा तो आपको क्या पता चलेगा, और जब तक इसमें पानी घूमेगा नहीं तो ठंडा कैसे होगा। तो ये चीज़ मेरे साथ बहुत बड़ा इशू हुआ। मैंने गाड़ी ली और मैंने गाड़ी का सब कुछ चेक कर लिया था और कुछ भी नहीं, मैं करीब 25-30 किलोमीटर गाड़ी लेके थोड़ा सा हाईवे की तरफ निकला और गाड़ी ने हीट खाना शुरू कर दिया। और हाईवे पे क्योंकि जाम लगा हुआ था तो मुझे ये जज नहीं हो पाया, क्योंकि जाम इतना ज़्यादा था। तो मुझे लगा स्मेल वगैरह ये जो भी आ रही है ये बाहर से आ रही है, गाड़ियों की पॉल्यूशन की स्मेल है। तो मैंने इतना गौर नहीं किया गाड़ी के ऊपर, मैंने कहा ठीक है यार, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था, क्यों? क्योंकि ओनर ने इसकी बहुत तारीफ़ कर दी, पहली बात। दूसरी बात, हमारे मिस्त्री जी ने, उन्होंने चेक करा पूरी गाड़ी को। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैंने खुद चेक किया, नहीं, मैंने फिर भी उसको बुला के बंदे को पूरी गाड़ी चेक करवाई है। उसने बोला भैया कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, गाड़ी एक नंबर है आपकी। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे इसकी एक सर्विस मैंने सोचा यार फिर भी करवा ही लेते हैं चलो, तो मैंने सर्विस कराने से पहले मैं इसको यूँ ही 20-25 किलोमीटर इधर ले गया थोड़ा सा हाईवे की तरफ। भाई साहब गाड़ी गर्म होने स्टार्ट हुई और गर्म होते 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 ना तो टेम्परेचर मुझे मीटर में शो हुआ, ना मुझे वहाँ जजमेंट हुई गाड़ी की, क्योंकि अगर मीटर में शो हो जाता तो फिर भी मुझे पता लग जाता कि यार गाड़ी गर्म हो रही है अपनी। इवन वो हॉट की तरफ जाने की बजाय जो उसका मीटर है वो कूल की तरफ जा रहा था, तो मुझे कन्फ्यूजन हो गया। फिर एकदम से गाड़ी में इंजन ऑयल की लाइट आने लग गई। तो इंजन ऑयल की लाइट आई, मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ। तो मैंने कहा यार इंजन ऑयल की लाइट हो सकता है आ सकती है, उन्होंने ऑयल थोड़ा कम होगा, ऑयल प्रेशर कम होगा, इस वजह से आ रही होगी। तो मैंने गाड़ी थोड़ी स्लो कर ली, मैंने कहा एक बार चेक करता हूँ इसको उतर के। मैं उतरा, उतरने का तो टाइम ही नहीं मिला मुझे, बैटरी की लाइट आई, इंजन चेक लाइट आई और गाड़ी ऑटो कट बिल्कुल हाईवे पे। और मेरी करीब 40-50 की स्पीड रही होगी, 40 की तो होगी कम से कम। उसमें गाड़ी ऑटो कट हो गई, गाड़ी बंद हो गई। और गाड़ी बंद हुई, मैंने बड़ी मुश्किल से इसको नीचे उतारा एक साइड में, और किस्मत अच्छी थी कि साइड में लगाती ढाबा था वहाँ पे, वहाँ गाड़ी मैंने लगा दी और रात का समय था। तो भाई साहब मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया और मैंने ये सोचा कि भाई मेरे को एक गाड़ी गलत मिल गई है और मेरे साथ बहुत बड़ी चोट हो गई है। और मैं बड़ा अपसेट हो गया इस चीज़ को लेके, क्योंकि हो जाता है यार, जिसकी फीलिंग जुड़ी होती है ना गाड़ी से, उसके लिए गाड़ी सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन का वो नहीं होता साधन कि मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाए, गाड़ी से फीलिंग जुड़ जाती है हमारी। तो वो चीज़ मुझे बड़ी आखिरी, मैंने कहा हुआ क्या ये, आखिर चेक करता हूँ मैं इसको। तो मैंने देखा उतर के, तो भैया गाड़ी में धुआं निकल रहा था पूरे बोनेट से, और बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा था। इवन ये वजह ये थी कि जो टाटा का डाइकॉन इंजन है, जिसके लिए बोला जाता है कि यार ये सक्सेस नहीं है, ये नहीं, ये सक्सेस नहीं होने का कारण कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा है कि इसमें ओवर हीटिंग का इशू है बाय डिफ़ॉल्ट भी थोड़ा बहुत। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, अगर आप वो कर रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं बोलता हूँ इससे बढ़िया गाड़ी नहीं है। लेकिन अगर आप वो नहीं कर रहे हो, उसको आप इग्नोर कर रहे हो, तो वो आपके लिए परेशानी का सबक बन सकती है। और वही चीज़ मेरे साथ हुई, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था। फिर मैंने वहाँ रात को मैकेनिक को बुलाया, उसने चेक किया, उसने बताया भैया इसका पूरा रेडिएटर वगैरह सब कुछ खुलेगा और तब जाके कुछ बात बनेगी, तब जाके चेक करेंगे कि ये साफ़ होगा या चेंज होगा, क्या होगा, वो चीज़ बात की बात है। तो मैंने वहाँ गाड़ी को खुलवाना। एक दूसरी बात ये भी है कि आप हर जगह गाड़ी को ना खुलवाएं, या तो अगर आपका कोई मिस्त्री जान पहचान का नहीं है मैकेनिक, तो आप प्लीज़ कंपनी में ही जाओ प्लीज़। इन गाड़ियों को बाहर वाले मैकेनिक नहीं समझते हैं और वो लोग फिर गाड़ी को ब्लेम करते हैं कि गाड़ी का बुढ़ापा ख़राब है, गाड़ी ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, फालतू की बातें करते हैं। क्योंकि उनके पास टूल्स ही नहीं है, गाड़ी खोलने के ढंग के जो टूल्स आते हैं प्रॉपर वो ही नहीं है, वो कहाँ से गाड़ी खोलेंगे। वो सब तुक्का मारते हैं और तुक्के में गाड़ी सही करते हैं और जुगाड़ करते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप गाड़ियों के बारे में इतना नहीं जानते हैं तो आप कंपनी में जाइए। मैं मानता हूँ पैसे आपके ज़्यादा लगेंगे, लेकिन
आप उनको कल को आप सवाल कर सकते हो कि यार मेरी गाड़ी में ये इशू आ रहा है, क्यों आ रहा है, और वो रिलायबल, वो उस चीज़ के लिए जवाबदेह होते हैं। रोड साइड मैकेनिक उस चीज़ के लिए कोई जवाबदेह नहीं है, वो आपकी कभी बात नहीं सुनेंगे और अपनी अपनी लगाएंगे। इससे बेटर है कि आप उनके पास ना जाएं। तो इसलिए मैंने गाड़ी वहाँ नहीं खुलवा के उसको टो करवा के मैं अपने मिस्त्री के पास ले गया। रात को 4 बजे मैंने ले जाके गाड़ी खड़ी कर दी। अगले दिन उसने गाड़ी चेक करी, उसने पूरी गाड़ी, हालांकि फिर जो भी उनसे बात हुई उन्होंने भी काफ़ी रियलाइज़ किया कि यार मेरी गलती की वजह से ऐसा हुआ, आपके साथ में कुछ भी हो सकता था, या गाड़ी सीज़ हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, बहुत आगे खर्चा बड़ा आ सकता था। फिर उन्होंने ये खोला, रेडिएटर चेक किया हमने, तो इसकी कंप्लीट लाइनें चोक थी, पूरा जंग लगा हुआ था, बेकार था, बिल्कुल सड़ चुका था, क्योंकि गाड़ी खड़ी रहती थी और गाड़ी खड़ी रहने की वजह से उसमें कूलेंट और पानी मिक्स होने की वजह से वो पानी से जंग लग के और कचरा आके उसके अंदर पूरा ब्लॉक हो चुका था वो। फिर उन्होंने उसे खोला, उन्होंने मुझे ये भी बोला कि इसको हम लोग साफ़ करवा सकते हैं। साफ़ करवा के, इवन मैंने नहीं, मैं टाटा से ओरिजिनल जो आता रेडिएटर वही, और जो भी पाइप जो भी ख़राब हुई थी सब कुछ एवरीथिंग बिल्कुल नया ला के और मैंने इसके अंदर लगवाया, और लगवा के फिर मैंने गाड़ी ओके करवाई, अपनी चेक करवाई, सब कुछ ओके था। तब जाके फिर सर्विस में ऑयल सब कुछ चेंज करवाया, सब कुछ कंप्लीट करवा के फिर मैं इस चीज़ से बाहर निकला। लेकिन वो कहीं ना कहीं एक बहुत टॉर्चरिंग और बहुत अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। मतलब इंसान सोचता है कि यार बड़ी खुशी होती है गाड़ी ली, मैंने अपने मनपसंद गाड़ी ली है, उसके बाद में ऐसी छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं तो उससे बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। मैंने आपके साथ ये वीडियो इसलिए शेयर किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग कभी भी कोई भी सेकेंड हैंड गाड़ी, यूज्ड गाड़ी परचेज़ कर रहे हो तो आप लोग ये मान के चलो कि मैकेनिक्स पे भरोसा नहीं कर सकते आप, और अगर होती कोशिश, अगर यूज्ड ले रहे हो तो अपने नॉन से ही लो, अपने सामने चली हुई गाड़ी लो, उसकी हिस्ट्री आपको पता हो, और कंपनी रिकॉर्ड, अगर जिस गाड़ी का कंपनी रिकॉर्ड नहीं है ना भैया, उस गाड़ी में हाथ मत डालना। मेरी पर्सनल एडवाइस है, मत डालना, चाहे कोई कुछ भी बोले आपको, मत डालना ऐसी गाड़ियों में हाथ। मैं तो चलो ठीक है, बहुत बड़े खर्चे से बच गया, इसमें तो छोटा मोटा मेरा 20-25 हज़ार रुपये का जो भी लगा था वो लग गया। मैंने इतना उस चीज़ पे गौर भी नहीं किया, मैंने कहा ठीक है इससे बड़ा भी हो सकता था, तो वो चीज़ अपन ने वहाँ इग्नोर कर दी। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पज़ है मेरा कि आप लोगों के साथ ये चीज़ ना हो और आप लोग ये चीज़ों को चेक करके फिर ही लें। और अगर कोई आपको कहता है कि यार मैं तो बाहर रहता हूँ, मेरी गाड़ी खड़ी रहती है और आप सोचते हो कि यार कम चली होगी, नहीं, ये गलत है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। गाड़ी रेगुलर चल रही हो, चलती हुई गाड़ी लो आप, ऐसी गाड़ी मत लो जो साल भर से 2 साल भर से खड़ी है, ओनर उसका फॉरेन में बैठा है, कहीं बाहर बैठा है, गाड़ी कहीं खड़ी है, सड़ रही है गाड़ी, और वो उसने आपको ले जाके चमका के रबिंग पॉलिश करवा के और आपके सामने ला के दे दी और आप खुश हो गए कि जी कम चली हुई गाड़ी मिली है। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और ख़ासकर डीजल गाड़ियों में, तो पेट्रोल में तो फिर भी एक बार को ठीक है, इग्नोर कर सकते हैं, डीजल गाड़ियों में तो आप बिल्कुल भी रिस्क मत लेना। चलती हुई गाड़ी जो सामने चल रही हो, सर्विस हो रही हो टाइम टू टाइम, ऐसी गाड़ी में हाथ डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इग्नोर करना जो गाड़ियाँ बहुत लंबे समय से खड़ी हों, उनमें बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, रबड़ उनके गल जाते हैं, पाइप्स गल जाते हैं, कहीं आप लंबे रूट पे निकल जाओ और कूलेंट की पाइप फट गई, अंदर से ऑयल की पाइप, कुछ भी फट गया तो भाई साहब आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी ओवर द टाइम ऑफ पीरियड एक लाइफ होती है प्लास्टिक की, रबड़ की, वो तो ख़राब होगा ही होगा, उसमें ओनर भी क्या करेगा और अंदर जाके आप भी क्या देखोगे। अब ये इंजन है, अब इस इंजन के अंदर मैं कितना अंदर जाके देख सकता हूँ, ऊपर से देख सकता हूँ, मिस्त्री भी ऊपर से देखेगा, वो भी नहीं, कोई नहीं घुसता अंदर, सब बोलने वाली बातें हैं। तो कोशिश ये करो कि जो सामने गाड़ी चल रही हो डेली रूटीन में, वो वाली गाड़ी को आप प्रिफ़र करो। और हमें तो चलो ठीक है, नॉलेज थी इन चीज़ों की, तो हमने इन चीज़ों से अपना कोई बात नहीं कर लिया, और हमें पता था ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन आपके साथ में ये चीज़ ना हो इसलिए वीडियो बनाया है। तो अगर आपको वीडियो वास्तव में हेल्पफुल लगी हो और आपको लगा हो कि यार वास्तव में इस कंटेंट से हमारा कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो इस वीडियो को आप हो सके जितना शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ में जो गाड़ियों का शौक़ रखते हो और गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो। और साथ ही साथ यूज्ड कार लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो अभी तक यूट्यूब पे इतना कंटेंट पड़ा है, मैं उस कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये रबड़ उतार के देख लो, वहाँ से आगे से देख लो, स्टिकर देख लो, ये सारी बातें एक तरफ हैं। जो चीज़ नहीं बताई गई है आपको वो मैं आपको बताऊँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बने रहिए हमारे साथ में गाड़ी ओके चैनल पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वास्तव में मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर की बहुत कमी हो रही है इस पर, व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं। प्लीज़ आप एक बार ये ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।